बात है मई 2017 की। चाइना के यूहेन शहर में फ्यूचर ऑफ गो समिट चल रहा था। स्टेज पर बैठा था कू ज़े, दुनिया का टॉप रैंक गो प्लेयर। गो एक एंशिएंट चाइनीज स्ट्रेटेजी बोर्ड गेम है जो 19x19 ग्रिड में खेला जाता है, जिसमें ब्लैक व्हाइट स्टोन्स रहते हैं और गोल सिंपल होता है, टेरिटरी कैप्चर करना। लेकिन एक्चुअली गो को सेंचुरीज के ह्यूमन इंट्यूशन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का पीक माना जाता है। और उसी गेम में चाइना के ग्रेटेस्ट प्लेयर को चाइनीज सॉइल पर गूगल डीप माइंड के अल्फागो ने 3-0 से हरा दिया था। I think people who do AI Go programs talk about the heat of an area. Right. And so it's warm, but it's not really hot. It's maybe more important than the upper side, but it's not as hot as the left side is. This is where this is really heating up. ध्यान देना, शौक ये नहीं था कि एक प्लेयर एक गेम हार गया था। शौक ये था कि चाइना के एक एंशिएंट स्ट्रेटेजी गेम में चाइना के ही ग्रेटेस्ट प्लेयर को चाइनीज सॉइल पर ही एक गूगल ओन्ड एआई सिस्टम ने हरा दिया था। 2016 में अल्फागो कोरियन लेजेंड ली सिडोल को सियोल में 4-1 से हरा चुका था। वो दुनिया के लिए फर्स्ट वार्निंग थी, लेकिन कू ज़ी वाला मोमेंट चाइना के लिए पर्सनल वार्निंग था। स्टेज चाइना में था, गेम चाइना का था, प्लेयर चाइना का था, पब्लिक चाइना की थी, पर मशीन डीप माइंड की थी, एक ब्रिटिश बॉर्न एआई लैब जो गूगल के अंडर आ चुकी थी। Welcome back to the Four Seasons. World champion Lee Sedol went looking for AlphaGo's weakness in Game 4, and he found it today. Last round, he's looking to see if he can repeat that. We'll see what happens. The place is a madhouse downstairs. Maybe as many, if not more, journalists here today than there were for Game 1. We all were really excited for the fifth match to see what would happen. Was this going to be a 3-2 thing, or was it going to be a 4-1 thing? And there's a different message with both of those. For me, I don't think AlphaGo will make the mistake again. But who knows? Maybe it will come. And Lee Sedol have more confidence about this. Look like maybe Lee Sedol finds the key to open the AlphaGo. तो चाइना ने सिर्फ एक मशीन को एक इंसान को हराते हुए नहीं देखा। चाइना ने एक फॉरेन एआई सिस्टम को फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देखा, और वो भी अपने ही ग्राउंड पर। इसीलिए बहुत लोग इसे चाइना का एआई स्पुटनिक मोमेंट भी बोलते हैं। लेकिन अल्फागो ने चाइना का एआई एम्बिशन क्रिएट नहीं किया था। चाइना में एआई वर्क तो पहले से ही चल रहा था। बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट, हुआवे जैसे प्लेयर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे। चाइना के पास डेटा था, मोबाइल इंटरनेट था, पेमेंट्स थे, कैमरास थे, फैक्ट्रीज थी, स्टेट कैपेसिटी थी। लेकिन अल्फागो ने अर्जेंसी को क्रिस्टलाइज कर दिया था। चाइना को सडनली फील हुआ, अगर इंटेलिजेंस ही फ्यूचर का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्या चाइना उसको फ्यूचर में इंपोर्ट कर पाएगा या खुद ही उसको कंट्रोल करेगा। और एग्जैक्टली 2 महीने बाद बीजिंग ने आंसर भी दिया। कू ज़े उस बोर्ड के सामने बैठा था, एक 19 साल का चैंपियन जिसे मीडिया ह्यूमैनिटी की लास्ट होप जैसा फ्रेम कर रहा था। मैच के पहले कू ज़े कॉन्फिडेंस में था। उसने पहले कहा था कि वो एक कोल्ड मशीन से नहीं हारेगा, लेकिन यूहेन में बोर्ड पर कुछ और ही हो रहा था। अल्फागो ऐसे मूव्स खेल रहा था जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स को इनिशियली स्ट्रेंज लगते थे, लेकिन वो मूव्स बाद में ब्रिलियंट निकलते थे। सेकेंड गेम के बीच डीप माइंड के डेमिस हसाबीस ने ट्वीट किया कि अल्फागो के हिसाब से कू ज़ी ऑलमोस्ट परफेक्टली प्ले कर रहा था। सोचो, एक ह्यूमन प्लेयर ऑलमोस्ट परफेक्टली खेल रहा था, पर फिर भी मशीन्स जीत रही थी। The game becomes very, very complicated, in which there are unsettled groups, like there's 2 here, there's 2 on the left side, and the black group is not settled yet. And this corner, it became a very complicated position, which is called a ko. And so at some point in the game, the upper side also became complicated. So we had something like 8 groups, of which the life or death was not settled.
And so this is much more complicated than you even find in a pro human game. यही सबसे बड़ा शॉक था। मशीन अब बस ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी ही नहीं कर रहा था, मशीन अब अपने तरीके से इंटेलिजेंस को दिखा भी रहा था। चाइना के लिए मैसेज सिंपल था, एआई ऑटोमेशन नहीं, स्ट्रेटेजिक पावर है। जो इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगा वो इकोनॉमी कंट्रोल करेगा, और जो इकोनॉमी कंट्रोल करेगा वो जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल करेगा, और जो जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल करेगा वो 21st सेंचुरी के ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखेगा। अल्फागो इवेंट के बाद चाइना का रिएक्शन इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक था। जुलाई 2017 में चाइना का स्टेट काउंसिल एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है, न्यू जनरेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान। नाम बोरिंग लग सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट बोरिंग नहीं था। ये बेसिकली चाइना का एआई वॉर प्लान था। बीजिंग में पॉलिसी मेकर्स अल्फागो के मैच के बाद ये नहीं पूछ रहे थे कि हम एक बेटर चैटबॉट कैसे बनाएंगे, बल्कि वो ये पूछ रहे थे कि हम एक नेशनल एआई मशीन कैसे बनाएंगे। प्लान में चाइना ने 3 माइलस्टोन सेट किए थे, 2020, 2025 और 2030। 2020 तक चाइना वर्ल्ड के एडवांस्ड एआई के साथ पेस मेंटेन करना चाहता था। 2025 तक एआई थ्योरी, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस में मेजर ब्रेक थ्रूज लाना चाहता था, और 2030 तक गोल क्लियर था, दुनिया का लीडिंग एआई इनोवेशन सेंटर बनना। चाइना ये नहीं बोल रहा था कि हमें एआई में पार्टिसिपेट करना है, चाइना बोल रहा था हमें एआई में लीड करना है। और इसी सेम मंथ में एक रियल सीन बीजिंग की रोड पर होता है। बाइडू के सीईओ रॉबिन ली एक सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठकर बीजिंग के 5th रिंग रोड पर वीडियो कॉल करता है। कार ऑटो पायलट पर चल रही थी। ली डेवलपर कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखा रहा था कि एआई सिर्फ लैब डेमो नहीं है, वो रोड पर भी आ रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि बीजिंग ट्रैफिक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोड पर आ चुकी थी, लेकिन रूल्स अभी भी पीछे थे। ये सीन चाइना के एआई मॉडल को परफेक्टली शो करता है। कंपनीज पुश करेंगी, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, सिटीज डिप्लॉय करेंगी और स्टेट पूरा इकोसिस्टम कोऑर्डिनेट करेगा। अमेरिका में एआई का राइज मोस्टली लैब्स, स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल और बिग टेक के थ्रू हो रहा था। लेकिन चाइना का मॉडल अलग था। चाइना ने एआई को स्टेट मिशन बना दिया था। चाइना के पास एक यूनिक एडवांटेज था डिप्लॉयमेंट का। वीचैट, अलीपे, क्यूआर पेमेंट्स, ई कॉमर्स, रिकमेंडेशन फीड्स सब ऑलरेडी डेली लाइफ में घुस चुका था। Unlike most countries, the majority, if not all, of the payments in China are done using QR codes. I mean, food, taxis, metro, shopping, and even street snacks. Basically everything. And you will struggle badly if you rely only on cash or credit cards. लेकिन यही चाइना की अनकंफर्टेबल कॉन्ट्रडिक्शन भी थी। चाइना फास्ट तो था बट कंट्रोल्ड भी था। चाइनीज एआई लैब्स को बस पावरफुल मॉडल्स ही नहीं बनाना होता, उन्हें वो मॉडल्स पॉलिटिकली कंट्रोलेबल भी बनानी होती है। मॉडल स्मार्ट भी होना चाहिए और सिस्टम के रूल्स के अंदर भी रहना चाहिए। चाइना के पास प्लान था, डेटा था, डिप्लॉयमेंट था और स्टेट कोऑर्डिनेशन भी था। लेकिन अमेरिका के पास कुछ और था। अमेरिका के पास स्टैक था। नवंबर 2022 चैटजीपीटी लॉन्च होता है और दुनिया का एआई के साथ रिलेशनशिप ओवरनाइट चेंज हो जाता है। ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready, because this promises to be the viral sensation that could completely reset how we do things. It is the embryonic version of online artificial intelligence, the early frontrunner that reportedly has just secured a $10 billion shot in the arm from Microsoft. It is then the new frontier for the tech giant. अल्फागो ने चाइना को एआई का पावर दिखाया था। चैटजीपीटी ने चाइना को एआई का प्लेटफॉर्म दिखाया, और प्लेटफॉर्म का मतलब होता है यूजर कैप्चर होना। यही रियल शॉक था। अल्फागो एक इवेंट था, चैटजीपीटी एक हैबिट बन गया था। स्टूडेंट्स, राइटर्स, कोडर्स, फाउंडर्स सब चैटजीपीटी यूज करने लगे। चाइना को पता चला एआई यूजर्स को कौन कैप्चर कर रहा है, और वो है अमेरिका। अमेरिका के पास 5 वेपन्स थे, मॉडल्स, क्लाउड्स, चिप्स, कैपिटल और टैलेंट। ओपेनएआई, डीप माइंड, एंथ्रोपिक, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल एआई इमेजिनेशन डिफाइन कर रहे थे। क्लाउड में AWS, अज्योर, गूगल क्लाउड थे, और क्लाउड के नीचे थी कंप्यूट लेयर जिसको एनवीडिया डोमिनेट कर रहा था। और इन सबके पीछे थे जेनसेन हुआंग,
ब्लैक लेदर जैकेट पहने गेमिंग जीपीयू कंपनी से AI एज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर। Meet NVIDIA's 61-year-old co-founder and CEO, Jensen Huang, who has no doubt AI is about to change everything. You'd never know it. Clad in his signature cool black outfit, Jensen shared the stage with NVIDIA-powered robots. Let me finish up real quick. And shared his vision of an AI future. NVIDIA के चिप्स के बिना फ्रंटियर AI का इंजन स्लो पड़ सकता था। अमेरिका के पास आइडियाज थे, स्केल करने के लिए पैसा भी था और टैलेंट भी, इसलिए अर्ली AI रेस में नैरेटिव सिंपल था, अमेरिका ओन्स द स्टैक। लेकिन इस डोमिनेंस के पीछे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ छुपा हुआ था। अमेरिका आगे तो चल रहा था, पर वो फ्रजाइल भी था। अमेरिका AI का ब्रेन तो डिजाइन कर रहा था, लेकिन उस ब्रेन का फिजिकल हार्डवेयर दूर ताइवान में बन रहा था। सबसे एडवांस चिप्स ताइवान का TSMC बनाता है। अमेरिका AI का सॉफ्टवेयर एम्पायर बिल्ड कर रहा था, लेकिन उसका फिजिकल फाउंडेशन एक आइलैंड पर डिपेंडेंट था। यही से शुरू होती है चिप वॉर। अगस्त 2022 में अमेरिका चिप्स एंड साइंस एक्ट साइन करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन ये काफी नहीं था। अक्टूबर 7, 2022 में यूएस ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी चाइना के अगेंस्ट सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स अनाउंस करता है। टारगेट क्लियर था, चाइना को एडवांस्ड AI कंप्यूट से स्लो करो। एनवीडिया के A100 और H100 जैसे टॉप चिप्स चाइना को फ्रीली एक्सपोर्ट नहीं हो सकते थे। चिप मेकिंग इक्विपमेंट रेस्ट्रिक्ट हुआ और फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल के थ्रू अमेरिका ने उन फॉरेन मेड चिप्स पर भी कंट्रोल क्लेम किया जो यूएस टेक्नोलॉजी यूज करके बनी थी। ये कोई नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी नहीं थी, ये कंप्यूट को वेपन बनाने की स्ट्रेटेजी थी। अमेरिका को समझ आ गया था कि फ्रंटियर AI का बॉटलनेक सिर्फ एल्गोरिदम नहीं है, बॉटलनेक है GPU एक्सेस। The H20 chip was designed for Chinese customers. It's tweaked to stay within the boundaries set by the Biden administration on chip exports to China. So it is not the most advanced chip that NVIDIA makes. Those are only available to customers in the US and elsewhere. But it is advanced enough that many Chinese companies that are developing AI models have found it useful, and they've ordered thousands of these chips. NVIDIA ने जुगाड़ निकालने की कोशिश की। A800 और H800 जैसे चाइना स्पेसिफिक डाउनग्रेड चिप्स लॉन्च हुए, लेकिन अक्टूबर 2023 में यूएस ने रूल्स और टाइट कर दिए। बाद में एनवीडिया ने H20 जैसा स्ट्रिप डाउन GPU चाइना के लिए डिजाइन किया। जेनसेन हुआंग के लिए यह सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं था, यह बिजनेस भी था। चाइना एनवीडिया का ह्यूज मार्केट था, लेकिन वॉशिंगटन का मैसेज क्लियर था, चाइना को वर्ल्ड क्लास AI बनाना है तो बनाए, लेकिन वर्ल्ड क्लास कंप्यूट के बिना। चाइना ने आंसर दिया डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन से। हुआवे एसेंट चाइना का एनवीडिया ऑल्टरनेटिव बनने लगा। हुआवे सिर्फ चिप नहीं बनाना चाहता था, हुआवे एनवीडिया स्टाइल इकोसिस्टम बनाना चाहता था। यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ने चाइना को स्लो जरूर किया, लेकिन कंप्लीटली स्टॉप नहीं किया। प्रेशर ने चाइना को एक डिफरेंट डायरेक्शन में पुश कर दिया, और इसी प्रेशर से निकला सबसे ड्रामेटिक क्वेश्चन, क्या इंटेलिजेंस को चीपर बनाया जा सकता है? डीपसीक का शौक ये नहीं था कि चाइना ने एक नया चैटबॉट बना दिया। चैटबॉट तो चाइना ऑलरेडी बना रहा था, बाइडू का एडनी, अलीबाबा का कोएन और मूनशॉट का कीमी। लेकिन डीपसीक ने AI इकोनॉमिक्स पर अटैक किया। डीपसीक के CEO लियांग वेफेंग हाई फ्लायर नाम के फंड से पहले वो फाइनेंशियल मार्केट्स में AI यूज कर रहा था, लेकिन फिर उसने एक स्ट्रेंज बेट लगाया। जब दुनिया के फाउंडर्स एप्स और SaaS बना रहे थे, लियांग GPUs कलेक्ट कर रहा था। उसका ऑब्सेशन सिंपल था, अगर चाइना को फ्रंटियर AI बनाना है तो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पर खेल कर काम नहीं चलेगा, बेस मॉडल बनाना पड़ेगा। 2023 में डीपसीक लॉन्च होता है और 2024 के एंड तक डीपसीक V3 का नैरेटिव एक्सप्लोसिव हो जाता है। मॉडल मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स टाइप था, 671 बिलियन टोटल पैरामीटर्स, लेकिन हर टोकन के लिए अराउंड 37 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स। मतलब पूरा मॉडल हर बार एक्टिवेट नहीं होता, जहां जरूरत है सिर्फ वही एक्सपर्ट्स एक्टिवेट होते हैं। इससे कंप्यूट बचती है, इन्फियरेंस चीपर होता है, ट्रेनिंग एफिशिएंट होती है। It is a huge model, 671 billion mixture of experts model with 37 billion active parameters, trained on 14 trillion high quality tokens. Cost wise, it is the cheapest among the top models. Also, it's much more cheaper up until Feb 8th.
You can see the cost here, and this is far cheaper than many other top models. और फिर आया वो नंबर जिसने सिलिकॉन वैली को अनकंफर्टेबल कर दिया। DeepSeek V3 टेक्निकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फुल ट्रेनिंग के लिए अराउंड 2.788 मिलियन H800 GPU आवर्स लगे, और अगर $2 पर GPU आवर एज्यूम करे तो ये रफली $5.6 मिलियन ट्रेनिंग कंप्यूट कॉस्ट बनती है। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनना, अगर कोई बोले DeepSeek बस $5.6 मिलियन में बन गया तो वो ओवर सिंप्लीफाइड होगा, और अगर कोई बोले कि ये नंबर्स बिल्कुल बेकार है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि ये $5.6 मिलियन टोटल कंपनी कॉस्ट नहीं थी। इसमें सैलरीज, फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स और प्रीवियस रिसर्चेस का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं था। ये मेनली फाइनल ट्रेनिंग कंप्यूट का फिगर था। लेकिन इवन एज ए कंप्यूट नंबर ये काफी था पूरे वर्ल्ड को शॉक कर देने के लिए। DeepSeek ने ये प्रूव नहीं किया कि अमेरिका हार गया। DeepSeek ने प्रूव किया कि अमेरिका का सबसे एक्सपेंसिव एजम्पशन वल्नरेबल है, और एजम्पशन ये था कि फ्रंटियर AI हमेशा बिगर चिप्स, बिगर फर्म्स और बिग फंड्स के अंदर कंट्रोल में रहेंगी। फिर आया DeepSeek R1। R1 एक रीजनिंग मॉडल था। मैथ, कोडिंग, लॉजिक और रीजनिंग हेवी टास्क में OpenAI के O1 स्टाइल सिस्टम्स के क्लोज परफॉर्मेंस क्लेम्स के साथ न्यूज में आ गया था। They released R1, which is a reasoning engine, and it's open source on an MIT license. You can download it. The magic here is that instead of taking months to train and hundreds of millions of dollars, it took under 2 months to train and cost under, according to the company, under $6 million to train. When you download it, you can post-train it. और फिर DeepSeek ने R1 के रीजनिंग बिहेवियर को स्मॉलर मॉडल्स में डिस्टिल कर दिया। इसका मतलब था कि रीजनिंग सिर्फ अमेरिकन के जायंट लैब्स का प्रिविलेज नहीं रहेगा। डेवलपर स्मॉलर ओपन मॉडल्स में भी रीजनिंग बिहेवियर एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। यहाँ चाइना ने रेस विन नहीं करी, अमेरिका अभी भी आगे है। लेकिन DeepSeek के बाद एक चीज चेंज हो गई। अमेरिका की लीड साइकोलॉजी अब सेफ नहीं रही। पहले था अमेरिका ओन्स द स्टैक, और अब है चाइना इज रीबिल्डिंग द स्टैक। DeepSeek ने अमेरिका का लीड खत्म नहीं किया, बस उस लीड की इनएविटेबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो एंड में क्वेश्चन सिंपल लगता है कि इस AI रेस का विनर कौन है, अमेरिका या चाइना। लेकिन सच तो यह है कि ये कोई सिंपल स्कोरबोर्ड वाली रेस नहीं है। यहाँ 3 अलग रेसेस एक साथ चल रही है। पहली रेस है कैपेबिलिटी की, कौन सबसे पावरफुल मॉडल्स बना रहा है, कौन लार्जेस्ट ट्रेनिंग रन्स अफोर्ड कर सकता है। इस रेस में अमेरिका अभी भी लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लीड स्ट्रॉन्ग है, अनटचेबल नहीं। दूसरी रेस है कंट्रोल की, हु कंट्रोल्स द चिप्स, हु कंट्रोल्स द क्लाउड, हु कंट्रोल्स द सप्लाई चेन, हु कंट्रोल्स द एनर्जी, हु कंट्रोल्स द डेवलपर्स। ये रेस AI का फिजिकल बैटलफील्ड है। अमेरिका के पास एनवीडिया है, क्लाउड है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है, पॉलिसी पावर है। तीसरी रेस है ट्रस्ट की, और यही सबसे अंडररेटेड है। AI को सिर्फ बिल्ड करना इनफ नहीं होता, दुनिया को उसे यूज भी करना होगा, उस पर ट्रस्ट भी करना होगा और उस पर डिपेंडेंट भी होना होगा। अमेरिका के पास बिग टेक फर्म्स है, टेक डोमिनेंस है, पर बहुत सारे कंट्रीज अमेरिका के इस डोमिनेंस को एक सस्पिशन के रूप में देखते हैं। चाइना के पास फास्ट और चीपर मॉडल्स है, पर चाइना के इन मॉडल्स को बहुत सारे कंट्रीज एक सर्विलेंस और ट्रस्ट इश्यूज के रूप में देखती है। तो विनर वो नहीं होगा जो स्मार्टेस्ट चैटबॉट बनाएगा, असली विनर वही सिस्टम होगा जिसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल इनविजिबल हो जाए, जो फोन्स, फैक्ट्रीज, कंपनीज और गवर्नमेंट्स और यहाँ तक कि वार्ड्स के अंदर क्वाइटली रन कर सके, इससे पहले कि लोगों को रियलाइज भी हो वो ऑलरेडी उस सिस्टम के अंदर जी रहे होंगे। सो हेलो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और आप अपने अपने सजेशंस कमेंट में जरूर लिखना। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने रेफरेंसेस और अपने सोर्सेज के लिंक्स दे दिए हैं जहां से मैंने ये सारे डेटा गैदर किया है और मैंने ये कंक्लूजन बताया है। ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, स्क्रिप्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और मेरे जैसे क्रिएटर्स सब कुछ अकेले संभालते हैं शुरू से लेकर एंड तक। और इस वीडियो के थ्रू आपके पास कुछ भी वैल्यू पहुंची हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी सेफ और गुड बाय।